नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रखी है। इसकी आज ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को देखा था। आज हम देखेंगे मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। उससे पहले हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है वाई रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर। मतलब जो रिएक्शंस होती है ऑफ हायर ऑर्डर यानी कि हायर ऑर्डर 3, 4, 5 या उससे अधिक ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन ऑफ फोर्थ एंड हायर ऑर्डर आर वेरी रेयर। मतलब जो रिएक्शंस होती है 4 या उससे अधिक ऑर्डर की बहुत ही कम होती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर। कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे दोस्तों? कोलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर लेसर चांस ऑफ 3 molecules simultaneously collide with each other as compared to 2 molecules in a bimolecular collision। मतलब कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोई भी रिएक्शन तब होती है दोस्तों जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे के साथ क्या करें दोस्तों, कोलाइड करें। 4 या उससे अधिक मॉलिक्यूल्स के बहुत कम चांस होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। 3 मॉलिक्यूल्स के उससे कम होते हैं। 4 और उससे अधिक मॉलिक्यूल्स के लिए चांसेस कम होते जाते हैं। इसलिए जो रिएक्शंस होती है हायर ऑर्डर की वो बहुत ही कम होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है? मोलिकुलरिटी क्या होती है दोस्तों? इट इज़ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। मोलिकुलरिटी होती दोस्तों कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के प्रेजेंट है किसी भी इक्वेशन के अंदर। जबकि ऑर्डर क्या होता है? ये होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लो एक्सप्रेशन। ये सम होता है दोस्तों जो पावर होती है रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स की। जैसे हमने पीछे देखा था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो a इंटू बी पे डिपेंड होता है। यहाँ पर a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ऑर्डर जो हुआ था रिएक्शन का वो 2 हुआ था। तो इस प्रकार से मतलब जो ऑर्डर होता है सम होता है जो ये पावर्स होती हैं जिन पर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को रेज करते हैं। अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो ये क्या होती है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। जबकि जो ऑर्डर होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल पाते हैं। जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो मोलिकुलरिटी होती है उसकी वैल्यू जो इंटेग्रल वैल्यू हो सकती है, केवल इंटेग्रल वैल्यू मतलब 1, 2, 3 यही वैल्यूज़ मिलेगी हमें मोलिकुलरिटी की। जबकि जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शंस में भी मिल सकता है हमें, मतलब नीड नॉट टू बी अ होल नंबर, जरूरी नहीं है कि वो हमें होल नंबर ही मिले। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों मोलिकुलरिटी जो होती है किसी भी रिएक्शन की कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो जीरो हो सकता है। तो ये दोस्तों डिफरेंस था मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में। इस पे से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद आते हैं यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मतलब कुछ मेथड्स देखेंगे हम जिससे क्या करेंगे, हम कोई भी जो रिएक्शंस होती है उसके ऑर्डर को हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है उसका यूज़ करके हम किसी भी ऑर्डर मतलब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या होता है। इन दिस मेथड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय सम सुटेबल मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है और जो प्रोडक्ट की होती है उसको मेज़र करते हैं किसी भी अच्छे तरीके से। देन द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तब इनमें से हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं जो रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड है दोस्तों यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने पीछे भी किया था, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने कैसे किया था, बाय नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब सी नोट हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था सी नोट और सी टी की टर्म्स में। अगर हमें पता हो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि सी नोट और कंसंट्रेशन पता हो कि कुछ टाइम बाद जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो सी टी जो कंसंट्रेशन हमने मानी थी कि अगर हमारे पास सी नोट है और सी टी है तो हम उसको क्या करेंगे, उन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट कर देंगे और उस समय ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पता चल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, पीछे हमने फॉर्मूला किया था उसमें सी नोट और सी टी का यूज़ था। अगर ये दोनों टर्म हमें पता चल जाएगी तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ईजिली निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, when there in this method when there is only one reactant, ये मेथड तभी यूज़ होगा दोस्तों जब हमारे पास क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा। एक रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा, इन दिस अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ग्राफ बनाएंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म को तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक को लिखेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ए स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द केसेस इन विच अप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड इक्वेशन हैज़ बीन यूज्ड। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो बस उसी के लिए मिलेगी जिसके लिए हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो अच्छी है, मतलब जिसके लिए वो वैलिड है, उसी के लिए हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसी ग्राफ के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसके ग्राफ्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 1/t इंटू सी नोट माइनस सी टी। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमें, अगर मैं टी को इस साइड लेके आऊँ तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल्स टू सी नोट माइनस सी टी। यहाँ से अगर मैं सी टी की वैल्यू निकालूँ तो सी टी हो जाएगा मेरे पास, सी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नोट। अब ये इक्वेशन है, अगर हम इसको करूँ कंपेयर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस का के स्लोप आएगा, और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा मेरे पास सी नोट। तो मैं अब क्या करूँगा, एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा टाइम के बीच में और सी टी के बीच में। प्लॉट ऑफ सी टी वर्सेज टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्लोप माइनस का के है, स्लोप माइनस का के यानी कि डिक्रीज होगा, ग्राफ डिक्रीज होगा, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। तो मेरे पास ग्राफ ये आएगा जिसका इंटरसेप्ट सी नोट है। सी नोट यहाँ पर ये इंटरसेप्ट होता है अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। इसी तरीके से दोस्तों हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है के इज इक्वल टू 2.303/t log सी नोट अपॉन सी टी होता है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड log ले लूँगा तो मेरे पास log सी टी की वैल्यू ये आ जाएगी। नहीं दोस्तों, log लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं log सी टी की वैल्यू निकाल लूँगा। log सी टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी के टी 2.303 प्लस log सी नोट। ठीक है, यहाँ पर log सी टी को मैं ड्रॉ करूँगा अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग टी हो जाएगा। इसको फिर से कंपेयर करूँगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से तो मेरे पास स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा log सी नोट। उसको मैं ड्रॉ करूँगा। जैसे कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल्स टू 1/t इंटू में 1/ct माइनस 1/c नोट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर मैं 1/ct की वैल्यू निकालूँ तो 1/ct की वैल्यू आ जाएगी के टी प्लस 1/c नोट। तो यहाँ पर मैं ग्राफ जो ड्रॉ करूँगा वो करूँगा 1/ct और t के बीच में करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्लोप k है यानी कि पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, तो हमें इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखने को मिलती है। ये तीन इक्वेशन थी दोस्तों। अगर हायर ऑर्डर की निकालने को आती है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं हायर ऑर्डर के लिए भी। अब सेकंड मेथड है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। इसको हम वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है nth ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी पावर के। ये हमने पीछे भी देखा ऑफ कंसंट्रेशन। ये देखिए दोस्तों, जो रेट होता है वो के सी की पावर n होती है। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर वन ऑर्डर की रिएक्शन तो n 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। हमने पीछे देखा था सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में r इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, a का स्क्वायर था। तो वो स्क्वायर इसलिए आया था क्योंकि जो रिएक्शन थी वो 2 ऑर्डर की थी। अगर रिएक्शन n ऑर्डर की है तो रेट इज इक्वल्स टू के सी की पावर n हो जाएगा। के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है, और n क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यही मेरे पास रेट इक्वेशन की इक्वेशन है दो अलग अलग कंसंट्रेशंस के लिए, यानी कि एक बार कंसंट्रेशन C1 है, एक बार कंसंट्रेशन C2 है, तो R1 मेरे पास आ जाएगा R1 इज इक्वल्स टू के C1, और R2 आ जाएगा मेरे पास के C2, और दोनों की पावर n। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड लॉग ले लूँगा दोस्तों। इस साइड लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा log R1 इज इक्वल्स टू, इस साइड लॉग लूँगा तो ये लॉग दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लॉग प्लस में चला जाएगा, यानी कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ये इसकी पावर है, पावर आगे आ जाती लॉग में,
ये आपको पता होगा। सेम इसी तरीके से इस साइड लगाऊंगा, उस साइड हो जाएगा log R2 इज इक्वल्स टू log K प्लस n log C2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो दोस्तों इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड मेरे पास हो जाएगा log R1 माइनस log R2 और ये log K से log K कट जाएगा दोस्तों, और इस साइड आएगा मेरे पास n log C1 माइनस n log C2। यहाँ से दोस्तों अगर जो राइट हैंड साइड है उस साइड से मैं n कॉमन ले सकता हूँ। n यहाँ पर आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो n मेरे पास हो जाएगा n इज इक्वल्स टू log R1 माइनस log R2 और ये C1 माइनस C2 वाली टर्म अपोन में चली जाएगी। अगर मेरे को यहाँ पर अब रिएक्शन ऑफ मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए मेरे को R1 R2 C1 और C2 पता होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो निकाल सकता हूँ। ये वॉन्ट ऑफ मेथड था दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। उससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखिए पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड को। दोस्तों अब जो थर्ड मेथड है वो है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। मतलब इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होती है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कराया था। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है दोस्तों जिसके दौरान जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसकी आधी हो जाती है दोस्तों। हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और जो टी हाफ होता है सेकंड ऑर्डर के लिए वो मेरे पास होता है 1/a, मतलब कंसंट्रेशन टर्म अपोन में जाती है कंसंट्रेशन, और टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो हो जाता है 1/a²। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, मतलब कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड नहीं करती टी हाफ पर। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो आपने देखा होगा अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन तो 1/a की पावर 1 है, अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो 1/a की पावर 2 है। यानी कि जितने ऑर्डर की रिएक्शन उससे एक कम मिल रहा है हमें। अगर मैं जर्नल लिखूं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर 2 है दोस्तों, ऑर्डर 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1/a। ये वैलिड है, यानी कि जो हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास दो कंसंट्रेशन टर्म है यानी कि A1 और A2 दो कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग है तो मेरे पास टी हाफ हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म है उसके लिए 1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं और 2 है उसको सेकंड से डिनोट कर रहा हूँ, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट कंसंट्रेशन हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a1 की पावर n-1। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दूंगा और जो सेकंड है उसको मैं दूंगा सेकंड का नाम। अब मैं यहाँ से अगर डिवाइड करूँ इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा वो मिलेगा टी हाफ ऑफ 1/t½ तो इस साइड ये जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर चली जाएगी, यानी कि A2 की पावर n-1 ऊपर आ जाएगी अपॉन A1 की पावर n-1 नीचे आ जाएगी, और दोनों की पावर n-1 है तो n-1 मैं पूरे में से कॉमन निकाल लूँगा। अब दोनों साइड दोस्तों मैं लेता हूँ log, तो इस साइड हो जाएगा log, पूरे के बाहर आ गया log। आपको पता होगा जो log m/n होता है वो होता है log m माइनस log n, तो ये है मेरे पास log m, ये है माइनस में log n। इस साइड पावर ऊपर है तो log में पावर आगे आ जाएगी n-1 इंटू में log A2 माइनस log A1। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ n के लिए तो मेरे पास n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मेरे को यहाँ से 1 प्लस log t हाफ ऑफ 1 माइनस log t हाफ फॉर सेकेंड अपॉन log A2 माइनस log A1। अब यहाँ से अगर मेरे को वैल्यू पता चल जाए A1 A2 की, यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म उनकी वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो निकाल सकता हूँ, और उस ऑर्डर से मैं टी हाफ भी निकाल सकता हूँ। तो यानी कि ये जो हाफ पीरियड मेथड था इससे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों थर्ड मेथड था। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड दोस्तों ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बहुत छोटा सा है। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड ये क्या कहते हैं दोस्तों, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब इसकी नेसेसरी कंडीशन की है कि रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है A1 प्लस B प्लस C, ये 3 रिएक्टेंट्स लिए हमने, इनसे हमारी कोई भी रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर, सपोज वी आइसोलेट A बाय टेकिंग B एंड C इन लार्ज एक्सेस। तो हमें क्या करना होता है, एक समय पे हम कोई भी एक कंपाउंड होते हैं, कोई भी एक रिएक्टेंट होता है उसको हम लेस अमाउंट में लेंगे, और बाकी जो दो रिएक्टेंट जो रह गए दोस्तों उनको हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। तो जो 2 एक्सेस अमाउंट में लिए हमने
उसके ऊपर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ ए के ऊपर। तो इससे हमें जो रिएक्टेंट है जो हमने लेस अमाउंट में लिया है उसका रेट निकल जाएगा। अब दूसरे रिएक्टेंट के लिए हम करेंगे, यानी कि अब ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे, तब हमारे पास बी का ऑर्डर निकल जाएगा। और हम सी के लिए हम ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे तो हमारे पास सी का ऑर्डर निकल जाएगा। ये ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड होता है दोस्तों। सपोज वी आइसोलेट ए, हम ए को आइसोलेट करेंगे सबसे पहले बाय कीपिंग बी एंड सी इन लार्ज एक्सेस, मतलब बी सी को लार्ज एक्सेस में लेंगे एंड गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें ए के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। उसको मान लेते हैं कि हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा उसको हम एक्स मान लेते हैं। इसी तरीके से हम आइसोलेट करेंगे बी को बाय टेकिंग ए और सी को एक्सेस में लेंगे और उसको हम मान लेते हैं वाई, और आइसोलेट करेंगे हम सी को ए और बी को एक्सेस में लेकर उसको मान लेते हैं जेड। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों का सम है वो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों रिएक्शन का। तो दोस्तों ये 4 मेथड्स थे किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।